नमस्कार दोस्तों। आज क्लास 6 NCERT हिस्ट्री की तीसरे चैप्टर में हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आरंभिक नगर। आरंभिक नगर कहने का अर्थ है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक तौर पर नगरों और नगरीय जीवन की शुरुआत कब होती है, नगरों का निर्माण कब होता है और लोग पहली बार कब नगरों और उससे जुड़ी विशेषताओं की जीवन शैली को अपनाते हैं, नगरीय जीवन की शुरुआत करते हैं, उन्नत व्यापार में शामिल होते हैं, पक्की और एक ठोस आधारभूत संरचना वाले घरों का निर्माण करते हैं, ढकी हुई नालियां बनाते हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाते हैं, दूर दूर देशों से व्यापार करते हैं, उनकी उन्नत लिपि होती है, उनकी विशिष्ट संस्कृति होती है। तो कैसे ये सब विकसित होता है और कहाँ पे ये सब विकसित होता है, हमें इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, इन तमाम चीज़ों का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो अगर हम भारतीय इतिहास में आरंभिक नगरीय जीवन की खोज करें तो कहानी शुरू होती है 150 साल पहले, जब पंजाब, जो आज पाकिस्तान में है, वहाँ ईंटों की क्या हो रही थी, वहाँ पे रेलवे लाइन का काम चल रहा था, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। उसी दौरान मजदूर जो है वो खुदाई का काम कर रहे थे और उन्हें लगातार पक्की ईंटें मिलती गई, सैकड़ों हजारों की संख्या में उन्हें ईंटें मिलती गई। कई अवसंरचनाएं मिले जिन्हें बिना सोचे समझे उन्होंने ईंटों के लालच में, ताकि उन्हें ईंटों का खर्च बच जाए, उन्होंने ईंटों को निकाल लिया और उसका उपयोग रेल की पटरियां बिछाने में किया जाने लगा। उस दौरान तक हमें किसी भी विकसित सभ्यता के बारे में जानकारी नहीं थी। कहानी तब आगे बढ़ती है जब उसके 70-80 साल बाद ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता दयाराम साहनी के द्वारा उस क्षेत्र में खुदाई की जाती है और वहां से हमें एक बहुत बड़ा और व्यापक नगरीय सभ्यता की जानकारी मिलती है। क्योंकि इसकी शुरुआत हड़प्पा से हुई थी, हड़प्पा नामक जगह पर पहली बार जो है ईंटें मिलना शुरू हुई थी, पहली बार उत्खनन वहां हुआ था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। दूसरी ओर ये सिंधु नदी के क्षेत्र में पड़ता था, इस क्षेत्र से सिंधु नदी गुजरती थी, इसलिए जैसे जैसे इस सभ्यता की खोज हुई इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता कर दिया गया। तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता इत्यादि नामों से हम इसे जान सकते हैं। विशिष्ट बात यह थी कि ये लगभग 12-13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ सभ्यता था, जो पूर्णतः नगरीय था। अगर हम कहानी की ओर जाएं तो हम देख पाते हैं कि नगर दुर्ग बने थे, अर्थात जो पश्चिमी भाग था वो दुर्गीकृत था और छोटा था, वहीं जो पूर्वी भाग था वो बड़ा था किंतु दुर्गीकृत नहीं था, शायद आम लोगों के लिए हो, और जो पश्चिमी भाग था वो विशिष्ट लोगों के लिए हो। तो दुर्गीकरण किया गया था, जो किसी भी नगर की पहचान के लिए एक आवश्यक मापदंड है। दूसरी बात, स्नानागार की ओर देखते हैं कि एक स्थल मिला है मोहनजोदाड़ो में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। वहां पे हमें एक स्नानागार दिखाई देता है। स्नानागार अर्थात विशिष्ट अवसरों पर स्नान करने हेतु एक संरचना दिखाई देती है, जहां दोनों तरफ सीढ़ियां बनी हुई थी
पुरोहित वर्ग इत्यादि वहाँ स्नान किया करते थे। उसमें जो है ताज़ा पानी डाला जाता था और उसके सरफेस पर टाइलें लगाई गई थी, जहाँ पर चूना पत्थर इत्यादि के जरिए जो है और चारकोल इत्यादि के जरिए उसे जमाया गया था। तो एक बड़ी अवसंरचना दिखती है जो आज भी देखी जा सकती है। अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हैं लोथल और कालीबंगा से, जहां हवन और यज्ञ जैसे कार्य किए जाते होंगे। अर्थात समाज में जो है कई सारी मान्यताएं थी, कई सारी संस्कृतियां थी। भंडार गृह का भी उल्लेख मिलता है मोहनजोदाड़ो से, जो काफी कुछ नष्ट हो चुका है, लेकिन कहा जाता है कि बहुत बड़ी इमारत थी। शायद लोग खाद्य सुरक्षा के लिए वहां अपने अनाज इत्यादि का भंडारण करते थे, ताकि अगर बाढ़ जैसी स्थिति आ जाए, क्योंकि सिंधु नदी में बाढ़ आते रहती थी, या फिर अगर सूखे जैसी स्थिति आए तो उसका उपयोग किया जा सके। अगर हम इस सभ्यता के ऊपर थोड़ा नज़र डालें तो हम देख सकते हैं कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में जब पाकिस्तान का भी क्षेत्र शामिल था, भारत का भी क्षेत्र शामिल था, कुछ अफगानिस्तान के भी क्षेत्र शामिल थे, कई सारे शहर जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है वो सामने आते हैं। लोथल जो क्या था, एक बंदरगाह था। वहीं सुरकोटड़ा था, जहां घोड़े के अवशेष मिले हैं, घोड़े के बारे में जानकारियां मिली है। धौलावीरा है, जहां विशिष्ट जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले हैं और सिंधु सभ्यता में उपयोग किए जाने वाली लिपि का विस्तृत वर्णन मिला है। सूतकांगेडोर भी है, जो एक विशिष्ट हड़प्पा स्थल रहा है। उसी प्रकार चुनहुदड़ो है और मोहनजोदाड़ो है, जो शायद हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल रहा हो। हड़प्पा खुद है, जहां से इस सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है। राखीगढ़ी और कालीबंगा अपने विनिर्माण के कारण जाने जाते थे, जहां कालीबंगा चूड़ियों इत्यादि के लिए भी प्रसिद्ध था। चुनहुदड़ो एक अन्य विशिष्ट स्थल है। तो काफ़ी सारे शहर और बंदरगाह इस क्षेत्र से मिले हैं और इस कारण हम यह कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी और व्यापक सभ्यता जो है वो इस क्षेत्र में निवास करती थी, जो आज भी रिसर्च का विषय है, आज भी गहन अध्ययन और विश्लेषण का विषय है। आगे हम सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अगर हम बात करें वहाँ के भवनों की, वहाँ के सड़कों की, वहाँ की नालियों इत्यादि की बनावट की, तो कई सारी विशेष बातें जो है वो हमारे सामने निकल कर आती है। जैसे अगर हम बात करें भवन, एक मंजिला भी थे, दो मंजिला भी थे, यानी कि कितनी उन्नत सभ्यता थी कि आज से 4700 साल पहले भी दो मंजिला भवन हुआ करते थे, वो भी पक्की ईंटों का उपयोग करके। और ईंटें भी ऐसी थी जो एक निश्चित अनुपात में बनाई गई थी, अर्थात 1:2:4 के रेशियो में बनाई गई थी। तो पक्की ईंटें आप इस बात से ऐसे समझ सकते हैं कि जब वहाँ पे खुदाई हो रहा था, रेल की पटरियाँ बिछाई जा रही थी, तो वहाँ से निकाले गए ईंट का भी प्रयोग जो है वो किया गया। तो कुआं भी था, तो दो मंजिला घर, एक मंजिला घर और घर में कुआं। कुओं की संख्या के बारे में अगर हम बात करें तो 700 कुओं का उल्लेख है
जो केवल मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े पैमाने पर कुओं का प्रयोग होता था और कुएं में जो पानी था वो बाहर से लाकर डाला जाता था, क्योंकि जलस्तर काफ़ी नीचे थे तो बाहर से पानी ले जाकर डाला जाता था और फिर उसका उपयोग किया जाता था। स्नानघर भी बने हुए थे, जैसा कि हमने कहा मोहनजोदाड़ो से एक विशिष्ट स्नानागार की हमारे सामने अवसंरचना मिली है, जहाँ पे दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनाई गई थी, नीचे फर्श पर टाइलें लगाई गई थी, चारकोल इत्यादि, प्लास्टर ऑफ पेरिस इत्यादि का उपयोग किया गया था और विशिष्ट अवसरों पर, उनके धार्मिक सांस्कृतिक अवसरों पर उसमें स्नान किया जाता था। शायद पुरोहित वर्ग स्नान करते होंगे। तो ये तो हो गया विशेष अवसरों पर उपयोग किए जाने वाला स्नान घर। लेकिन घरों में भी स्नान घर होता था, 1 मंजिला घर, 2 मंजिला घर, सभी घरों में स्नान घर भी हुआ करते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि लगभग हर एक शहर में ढकी हुई नालियां थी। जितने भी स्थल है, चाहे हड़प्पा हो, मोहनजोदाड़ो हो, कालीबंगा हो, लोथल हो, अधिकतर जगहों पर हमें ढकी हुई नालियां का प्रयोग मिलता है। और वो नालियां जो थी उन नालियों को शहर के मुख्य नाली से कनेक्ट किया गया था, अर्थात प्रत्येक घर जो है वो नाली से जुड़ा हुआ था, जहाँ से जो अपशिष्ट जल है वो निकलकर शहर की मुख्य नाली में जाकर मिलती थी और उस मुख्य नाली का आकार बहुत बड़ा होता था और जगह जगह मैन होल बने होते थे, जहाँ से नियमित साफ सफाई की जाती थी। तो आप समझ सकते हैं कि 4700 साल पहले कितनी विशिष्ट अवसंरचना रही होगी। नालियों के बाद हम देखते हैं चौड़ी चौड़ी सड़कें। जी हाँ, प्रत्येक सिंधु सभ्यता के शहर जो है वो उन शहरों की खास विशेषता थी कि वहाँ चौड़ी चौड़ी सड़कें पाई जाती थी, साफ सुथरी सड़कें होती थी, नियमित सफाई होते थे और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। एक दूसरे को समकोण पर काटने का अर्थ है कि चौराहों का विशेष महत्व था और जो घर है, घर के जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क की ओर न खुलकर वो खिड़की की ओर से खुलते थे। ऐसा इसलिए था ताकि स्वच्छता का ख्याल रखा जाए। अगर कोई आक्रमण करता है तो आक्रमण से बचने के लिए भी वे लोग ये नियम अपनाए हुए थे। तो काफ़ी जो है वो विशिष्ट तरीका था। साफ सुथरे सड़कें जो है वो लगभग प्रत्येक जगह देखी जा सकती थी। तो नगर नियोजन कुछ इस प्रकार हम देख सकते हैं, एकदम नियोजित बसावट था। ऐसा नहीं था कि जिसे जहाँ मर्जी वो वहाँ घर बना ले। एक पैटर्न और एक निश्चित अनुपात के आधार पर, एक निश्चित प्रणाली के आधार पर जो है वो घर इत्यादि बनाए जाते थे। दुर्गीकृत इलाका था, शासक वर्ग अलग रहता था, आम लोग अलग रहते थे और काफ़ी एक विशिष्ट जो है वो हम नियोजित प्रणाली यहाँ पर देख पाते हैं। आगे हम बात करेंगे नगरीय जीवन की। तो सिंधु सभ्यता में नगरीय जीवन काफ़ी रोचक रहा है, काफ़ी विशिष्ट रहा है। अगर हम वहाँ की शिल्प और उद्योग की बात करें तो उन्नत शिल्प था। हम देख सकते हैं कि एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, एक पुरोहित का मूर्ति मिला है जिसके ऊपर वस्त्रों के ऊपर कारीगरी की गई है। कई सारे टेराकोटा की मूर्तियाँ मिली है। टेराकोटा का मूर्ति अर्थात मिट्टी के वैसे खिलौने या मूर्तियाँ या वस्तुएं जो क्या है जो बनाई गई हो मूर्तियों के रूप में,
या फिर खिलौने के रूप में या फिर अन्य चीज़ों के रूप में। तो उन्नत शिल्प था, क्योंकि उतने साल पहले हम नर्तकी की मूर्ति जो कि कांसे से बनी है उसका मिलना इसकी शिल्प कला को दर्शाता है। वहीं हम बात करें उद्योग इत्यादि की, तो विस्तृत उद्योग था। कपास की खेती होती थी, दूर दूर से मिस्र या मेसोपोटामिया के सभ्यता इत्यादि से व्यापार होते थे। काफ़ी उन्नत व्यापार था। व्यापार का पक्ष भी सिंधु सभ्यता की ओर जुड़ा हुआ था, अर्थात व्यापार संतुलन सिंधु सभ्यता की ओर था। टेराकोटा की मूर्तियों के साथ साथ हम देखते हैं बर्तन लाल और काले नक्काशीदार और डिजाइन जो है रंगों का प्रयोग किए हुए मिलता है। तो चाहे खाने का बर्तन हो या घड़ा इत्यादि हो, लाल कलर और काले कलर दोनों में उपलब्ध हमें प्राप्त होते हैं, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि उस दौरान लोगों का जो जीवन स्तर था वो कितना बेहतर था, कितना उन्नत था। बात करें शासक वर्ग की, तो शासक वर्ग भी क्या थे, वो कंट्रोल रखते थे, उनका प्रभाव था और व्यापार इत्यादि को बढ़ावा इत्यादि दिया करते थे, ऐसे संकेत मिलते हैं। सभ्यता की अन्य विशेषताओं की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि वहाँ से हल के उपयोग के संकेत मिलते हैं, अर्थात कृषि कार्य बेहतर था। तभी तो हमें कपास के व्यापक उत्पादन की जानकारी मिलती है। कपास का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था, जिसकी पुष्टि हमें कपास से बने कपड़ों की उपलब्धता से होती है, जो चांदी और तांबे जैसे धातुओं के ऊपर रखे हुए थे। यानी कि बेहतर कृषि प्रणाली थी, क्योंकि सिंधु नदी द्वारा बाढ़ के दौरान लाई गई उपजाऊ मिट्टी के ऊपर कपास और अन्य कई सारे फसलों जैसे गेहूं, चावल इत्यादि का उत्पादन बड़े पैमाने पे होता था, अर्थात उत्पादन अधिशेष वहाँ पे व्याप्त था। इतना उत्पादन होता था कि लोग उसे संग्रहित कर कर रख सकते थे, उसे बाजार में बेच सकते थे। बात करें अगर हम विभिन्न जानवरों की, तो कई सारे जानवरों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। हमें घोड़े के भी जानकारी मिलती है, हमें आग शिव की भी जानकारी मिलती है, हिरण की जानकारी मिलती है, वराह की जानकारी मिलती है, कुत्ते की जानकारी मिलती है, और सबसे जो रोचक तत्व है वो है एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाले गेंडे की जानकारी हमें मिलती है, जो सिंधु सभ्यता का सबसे पवित्र पशु माना जाता है। एक श्रृंगी गेंडा भी बोलते हैं। अगर हम मुहरों की बात करें तो हड़प्पा से हमें आग शिव का मुहर मिला है, अर्थात प्राचीन शिव, जिसका तुलना हम पशुपतिनाथ से भी कर सकते हैं। एक ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठे हुए व्यक्ति जिनके आसपास कई सारे जानवर हैं और वो ध्यान मग्न है, यानी कि मान्यता रही होगी। मान्यताओं की अगर हम बात करें तो सबसे रोचक बात है कि ये पूरी की पूरी सभ्यता ही मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। मातृसत्तात्मक सभ्यता अर्थात मातृ मूर्तियां, यानी देवी से संबंधित मूर्तियां, महिलाओं से संबंधित मूर्तियां की व्यापक पैमाने पर हमें उपलब्धता मिलती है। खुदाई में हमें कई सारी मूर्तियां मिली है जो महिलाओं से संबंधित है, महिलाओं की है, या देवियों की हो सकती है, अर्थात समाज में महिलाओं की को एक प्रकार से पूजनीय माना जाता था। उनका समाज में समानतावादी महत्व था, उनका समाज में स्वीकार्यता थी। उस दौरान जो है वो महिलाओं से भेदभाव की हमें जिक्र नहीं मिलता है।
तो ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि मातृ देवी की मूर्ति, एक नर्तकी की भी मूर्ति मिली है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता एक मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी, जिसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि एक ऐसा मुद्रा मिला है जहां से एक देवी के गर्भ से एक पौधे को जन्म होता हुआ दिखाया गया है, गर्भ से पौधे को निकलता हुआ दिखाया गया है, जिससे हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग प्रकृति पूजक भी थे। अर्थात वो नदियों की पूजा करते थे, सिंधु माता की पूजा करते थे, झीलों की पूजा करते थे, सूर्य उपासना भी करते थे, स्वास्तिक इत्यादि के भी प्रमाण मिले हैं। एक और रोचक बात पुरोहित की मूर्ति से है। हमें पुरोहित की मूर्ति मिली है जिसके दाढ़ी हैं और जो एक शॉल ओढ़ा हुआ है, और उस शॉल को देखा जा सकता है कि टेराकोटा की मूर्ति में अति विशिष्ट तरीके से दर्शाया गया है। बाकी फेयंस मिले हैं। फेयंस मतलब रेत या स्फटिक को गोंद में मिलाकर तैयार किए गए कई सारे खिलौने, कई सारे जो है वो चीजें। तो फेयंस की उपलब्धता मिली है। विभिन्न प्रकार के धातुओं के आयात के भी स्रोत मिले हैं। अर्थात जैसे अगर हम बात करें सोने की, तो दक्षिण भारत के कर्नाटक से मिल जाता था, तांबा राजस्थान के खेतड़ी से मिल जाता था और पश्चिम एशिया से आता था। तांबे को टीन से मिलाया जाता था और कांसा बनाया जाता था, तो टीन ईरान और अफगानिस्तान से मिल जाता था। यानी कि धातुओं का अच्छा खासा आयात होता था। वहीं बात अगर हम करें फसलों इत्यादि की, तो जौ, मक्का, चावल, गेहूं इत्यादि, कपास, तमाम प्रकार के फसलों का प्रयोग किया जाता था, उनका उत्पादन किया जाता था, और उत्पादन अधिशेष सिंधु सभ्यता के पक्ष में था। मेसोपोटामिया से व्यापार इत्यादि किया जाता था। हमारे सामने दो अति महत्वपूर्ण नगर भी प्रस्तुत होते हैं, जिनका नाम है धौलावीरा और लोथल। धौलावीरा इसलिए भी खास है क्योंकि अन्य शहर जो है दो भागों में बटे थे, धौलावीरा 3 भागों में बटा था। अन्य शहर में व्यापक जल प्रबंधन की उपलब्धता नहीं देखी जाती, लेकिन धौलावीरा एक ऐसा जगह है जहां जल प्रबंधन की अति विशिष्ट उपलब्धता देखी जाती है। जल प्रबंधन पर बेहतर कार्य किया हुआ दिखता है। बड़े बड़े यहाँ प्रवेश द्वार दिखते हैं जहाँ पर सिंधु सभ्यता के दौरान पाई जाने वाली लिपि का उल्लेख मिलता है, और एक बहुत बड़ी लिपि का हमें साक्ष्य मिला है जिसे पढ़ा तो नहीं जा सका। हालांकि सिंधु सभ्यता की में पाए जाने वाले जितने भी लिपियां हैं, उन किसी भी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, समझा नहीं जा सका। इसलिए हम सिंधु सभ्यता के भाषाओं को के बारे में बहुत कम जानते हैं, या फिर कहें कि नहीं जानते। शायद ये भाव चित्रात्मक तौर पर लिखी गई है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। बाकी जो धौलावीरा है वहाँ पे हमें सार्वजनिक मैदान इत्यादि की भी पुष्टि होती है। दूसरा स्थल लोथल है। ये भी एक क्या है, बंदरगाह था। ये अपने विनिर्माण के लिए प्रसिद्ध था। विभिन्न प्रकार के धातुओं का विनिर्माण यहाँ होता था, विभिन्न प्रकार के फसलों का आयात निर्यात यहाँ होता था, विभिन्न प्रकार के चीजें, शिल्प इत्यादि कार्य यहाँ किए जाते थे, बनाए जाते थे। तो इसका व्यापक महत्व था। ये दोनों ही गुजरात में पाए जाते हैं। और अंत में हमारा बिंदु आता है कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। हम देखते हैं कि एकाएक ये सभ्यता जो है वो समाप्त हो गई। समाप्त हो गई कहने का अर्थ है जो व्यापार था, व्यापार कम हो गया, जो आयात निर्यात था वो कम हो गया, जहाँ शिल्प, जहाँ विनिर्माण के केंद्र थे वो कम हो गए, वहाँ पे चीज़ें नहीं बनाई गई, जो पक्की ईंटों का प्रयोग था वो उपयोग बंद हो गया, जो ढकी हुई नालियाँ थी
उन नालियों का प्रयोग बंद हो गया। जो शासक वर्ग थे, उन शासक वर्ग का भी कुछ पता नहीं चला। हम कह सकते हैं कि जितनी भी विशेषताएं थी उन सभी विशेषताओं का लोप हो गया और धीरे धीरे शहर वीरान हो गया। कल तक जो शहर हजारों लाखों लोगों से आबाद होता था, वो शहर सूना पड़ गया। कई सारे कारण इसके हमारे सामने आते हैं। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं कि लगातार बाढ़ आती थी जिससे सभ्यता समाप्त हो गई। लेकिन इतनी बड़ी सभ्यता में ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी जगह बाढ़ आए होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि आक्रमणकारी आए होंगे जिन्होंने सबको मार दिया होगा। लेकिन 12 लाख वर्ग किलोमीटर की सभ्यता को कोई भी आक्रमणकारी अगर नष्ट भी करेगा तो उसके साक्ष्य हमें जरूर मिलेंगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ होगा। कुछ लोग कहते हैं कि मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आई होगी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि जो जंगल है, जो वन है, वहां से लकड़ी, ईंधन इत्यादि की कमी हुई होगी, जिससे लोग दूसरे जगह चले गए होंगे, ईंट पकाए नहीं जाते होंगे। तो तमाम प्रकार के दावे किए जाते हैं। कुछ कहते हैं कि व्यापार में घाटा हो गया होगा, शासक वर्ग शासन करने वाला नहीं होगा। कई सारे कयास लगाए जाते हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन जो है वो एक ठोस प्रमाण मिल सकता है कि हो सकता है कि जलवायु जो है वो उसमें बदलाव आया होगा, तो जो लोग हैं उनकी जीवन शैली प्रभावित हो गई होगी और उससे फिर सब कुछ जो है वो समाप्त हो गया होगा। तो ये ऐसी सभ्यता है जिससे हम आरंभिक नगर के तौर पर जानते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। समझने का प्रयास अवश्य किए होंगे और मेरे द्वारा भी किया गया प्रयास से आपको जरूर लाभ मिला होगा। तो आशा करता हूँ कि आप इसके विश्लेषण को अपने लिए लाभकारी बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं दोबारा आप लोगों के लिए अपने निजी जीवन से कुछ समय निकालकर और ऐसे ही वीडियो उपलब्ध कराता रहूं और धीरे धीरे हम लोग जो है वो आगे अपनी स्टडी, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें।